हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर 3rd ईयर वाले बच्चों का लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, उपनिवेश और उपनिवेशवाद। ठीक है, इस वीडियो में हम अब समझने वाले हैं उपनिवेश और उपनिवेशवाद। ठीक है, कि उसके प्रभाव और उसके अंत के बारे में, उपनिवेशवाद के प्रभाव और उसके अंत के बारे में समझेंगे इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ फ्रेंड वि उपनिवेशवाद और नौ उपनिवेशवाद, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये पेपर में आ ही सकता है। ठीक है, उपनिवेशवाद क्या है, या वि उपनिवेशवाद क्या है, या नौ उपनिवेशवाद क्या है। ठीक है, तो आज 2 चैप्टर में इसमें कराने वाला हूँ, 2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ कि उपनिवेश क्या है, इसका अर्थ बताइए, और उपनिवेशवाद, ठीक है, का अर्थ बताइए, उसका प्रभाव, कारण और उसका अंत। ठीक है, तो समझते हैं उपनिवेश का अर्थ क्या है। उपनिवेश का अर्थ है उपनिवेश का अर्थ है जब एक देश दूसरे देश पर अपना कब्जा या वर्चस्व स्थापित कर लेता है तो दूसरा देश उस देश का क्या हो जाता है, उपनिवेश हो जाता है। उदाहरण के तौर पे बता दें अगर, ठीक है, कि जो ब्रिटिश थे फ्रेंड, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, भारत को अपना उपनिवेश बना रखा था। ठीक है, वहाँ पे आते, उपनिवेश में ये होता है फ्रेंड कि दूसरी शक्ति जो होती है, दूसरा दो देश होता है, वो क्या करता है, जो गरीब कमज़ोर राष्ट्र होता है उस पर वो कब्जा कर लेता है और उसके संसाधनों का क्या करता है, दोहन करने लगता है। इसी को क्या बोलते हैं, उपनिवेश कहते हैं। सरल शब्दों में कहें, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर राष्ट्र पर अधिक आर्थिक और राजनैतिक रूप से अपना अधिकार कायम कर लेता है तथा वह देश उस शक्तिशाली देश का क्या हो जाता है, उपनिवेश हो जाता है, यानी गुलाम हो जाता है उस देश का। ठीक है फ्रेंड, तो इसी प्रक्रिया को, ठीक है, ये जो प्रक्रिया होती है ये होती है सैनिक बल पे। ठीक है, ये सैनिक बल पे भी हो सकती है, आंतरिक राजनीतिक स्तर पे भी हो सकती है, कूटनीति स्तर पे भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, फूट डालो की नीति से भी हो सकता है। तो जो कैसे भी ये उपनिवेश को कर सकते हैं दूसरे देश को। तो जैसे अमेरिका, जो भारत ब्रिटिश लोग आए थे, ठीक, इंग्लैंड जो आया था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, फूट डालो की नीति डालकर शासन किया था ना फ्रेंड। तो ऐसे ही चाहे वो सेना के दम पे, ठीक है, शासन कर सकते हैं, उपनिवेश बना सकते हैं, या राजनीतिक स्तर पे, ठीक है, या फिर कोई नीति लागे। तो ये सब भी कारण है उपनिवेश लाने के। ठीक है, उपनिवेशवाद को बढ़ाने में। सरल शब्दों में कहें तो अपने देश को, किसी कमज़ोर देश को, यानी शक्तिशाली देश वाले, शक्तिशाली कौन थे, ठीक है, शक्तिशाली राष्ट्र क्या होता है, दूसरे देश पे क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। ठीक है, आगे आप समझेंगे। इसी प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद बोलते हैं। ठीक है, जब शक्तिशाली राष्ट्र किसी दूसरे कमज़ोर राष्ट्र पर अपना कब्जा कर लेता है तो जो ये प्रक्रिया अपनाता है कूटनीति वगैरह का, ठीक है, कूटनीति का, सेना का, और भी जो नीति अपनाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, उपनिवेश को बढ़ाने में, इसी को क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड क्या था, शक्तिशाली राष्ट्र था, मात्र देश था। ठीक है, उसने क्या किया था, 200 वर्षों तक क्या किया, हमें भारत को क्या कर रखा था, अपना उपनिवेश बना रखा था। यहीं पे शासन करता, यहाँ से जो सारी चीज़ें होती उनको अपने देश लेके जाता। तो यहाँ से सारी चीज़ों को क्या करता, खगोल खगोल के अपने यहाँ से ले जाता, और वहाँ पे क्या करता, अच्छे दामों में बेच देता कच्चे मालों को। ठीक है, सोना चांदी, आपने देखा होगा कि भारत को क्या बोला जाता था, सोने की चिड़िया बोला जाता था। लेकिन आज सोना सारा बाहर चला गया, यहाँ से निकाल के सब जो ब्रिटिश थे वो लेके चले गए। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हो कि इसकी लालसा ये होती है फ्रेंड कि प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उनके लालच में दूसरे देश, जो शक्तिशाली देश होते हैं, दूसरे कमजोर राष्ट्र को अपना गुलाम बनाते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश साम्राज्य में भारत इंग्लैंड का उपनिवेश रहा कितने वर्षों तक, 200 वर्षों तक। ठीक है, इन्हीं प्रक्रियाओं को क्या बोलते हैं फ्रेंड, उपनिवेशवाद बोला जाता है। अब समझते हैं उपनिवेशवाद यहीं पे। ठीक है, उपनिवेश का देखिए, किसी शक्तिशाली देश द्वारा अपने किसी गरीब कमजोर राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना उपनिवेशवाद कहलाता है। उपनिवेशवाद की परिभाषा देखते हैं, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा, ठीक है, किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र के कॉलोनी स्थापित कर लाना। ठीक है, पर वहाँ पे रहना भी, ऐसा नहीं है कि बस उन्होंने हमला कर दिया, ऐसा ना, कुछ नहीं, वहाँ पे रहना और वहाँ के करते जो संसाधन वगैरह उनका यूज करना, इस्तेमाल करना, ठीक है, अपने हित के लिए, वो क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा नोट्स देखते हैं इतिहास। तो 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक उपनिवेशवाद का काल रहा है फ्रेंड। ठीक है, इसी समय में अधिक जो यूरोपीय लोग थे, इन्होंने बहुत लोगों को, जो बहुत देश थे उनको ज़्यादा करके गुलाम बनाया था। यूरोपीय सबसे ज़्यादा गुलाम बनाते थे सबको। ठीक है, क्योंकि यह शक्तिशाली समृद्ध राष्ट्र था। ठीक है फ्रेंड, तो 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक उपनिवेशवाद का काल रहा है।
इसमें सबसे ज़्यादा यूरोपीय देश ने विभिन्न देशों को अपना गुलाम बनाया, अपना उपनिवेश बनाया। जैसे एशिया के जितने भी राष्ट्र थे, देश थे, उनमें अपना वो अपना बनाया। अफ्रीका के जितने देश थे उनको अपना कब्जे में लिया। दक्षिणी अमेरिका को भी अपना वो निशाना बनाए थे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे क्षेत्रों को निशाना बनाते हैं फ्रेंड जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में होती हैं। उनको लाभ होना चाहिए ना। ऐसा कि अगर मान लो किसी देश में प्राकृतिक संसाधन ही नहीं है तो उनको उससे कब्जा करने के क्या मिलेगा। तो ऐसे देशों को निशाना बनाते थे, ठीक है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें, ठीक है, भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो। आगे देखते हैं। उपनिवेशवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अंग्रेजी शब्द से क्लोनिजियम, ठीक है, क्लोनोजियम से हुई है, जिसका अर्थ है एक ऐसी भूमि का टुकड़ा जिसे दूसरे अपने लाभ के लिए, ठीक है, अपने स्थापित करना। ठीक है, यानी भूमि का वह टुकड़ा, किसी देश की भूमि का वह टुकड़ा जिसे वो अपने लाभ के लिए स्थापित करे, उसको क्या बोलते हैं? उपनिवेशवाद। ठीक है, एक और इसमें देख लेते हैं। बहुत सारी परिभाषाएं फ्रेंड, मैं ऐसी 2-3 परिभाषाएं इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको पेपर में जो भी परिभाषा याद रहे आप वो लिख सको। किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए किसी कमजोर राष्ट्र को प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, ठीक है, या उपभोग करना क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक है, किसी कमजोर राष्ट्र के जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उनका उपभोग करना, ठीक है, अपने हितों के पूरा करने के लिए, ठीक है, उनका दोहन करना क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक है, उपनिवेशवाद में क्या होता है कि जो समृद्ध शक्तिशाली देश होता है फ्रेंड, वो दूसरे देशों पर तो कब्जा कर लेता है और वहाँ पे क्या करता है? शासन चलाता है। तो फिर जो गुलाम देश होता है उस शासन में वो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई रोक टोक नहीं कर सकता, कोई वो नहीं कर सकता। ठीक है, उससे कानून बनाया जाता है कि जो उपनिवेशिक जो गुलाम देश हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? आवाज़ नहीं उठा सकते थे। औपनिवेशिक जो जो देश थे, ठीक है, जो समृद्ध देश थे, शक्तिशाली उपनिवेशवाद जो जिन्होंने स्थापित कर रखा है, उस देशों पर अपना वो कुछ नहीं कर सकते थे। जो गुलाम देश आवाज़ नहीं उठा सकते थे, कहने का अर्थ ये। ठीक है फ्रेंड, वो आते, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते, एक कानून नीति अपनाते, किस और जो उसका उल्लंघन करता तो उसको दंड भी देते थे। ठीक है फ्रेंड, तो बहुत ही उन्होंने अत्याचार किया था इन देशों पे। आगे देखते हैं। उपनिवेश का इतिहास थोड़ा सा देखिए। जैसे मैंने बताया था 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक का रहा है उपनिवेशवाद का काल रहा। इसी काल में सबसे ज़्यादा उपनिवेश बनाए गए। ठीक है, राष्ट्रों को सबसे ज़्यादा उपनिवेश बनाया गया और सबसे ज़्यादा यूरोप जो देश था, ठीक है, उस देशों ने सबसे ज़्यादा उपनिवेश स्थापित किए थे। उदाहरण के तौर पर यूरोप ने विश्व के विभिन्न देशों को अपना देश बनाया था। जैसे एशिया अधिकतर, क्योंकि एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में, और इन्हीं, ठीक है, इन्हीं देशों को ज़्यादा वो किया गया। ठीक है, इन्हीं महाद्वीपों को अधिक मात्रा में दोहन किया गया। ठीक है, इनके जो एशिया में जो देश हैं और अफ्रीका में जो देश हैं उनमें भरपूर मात्रा में, आप देख लीजिए इंडिया के अंदर फ्रेंड, इंडिया के अंदर में हर एक चीज़ संसाधन उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ पे सोना आप देखा जाए तो बहुत भरपूर मात्रा में था। जैसे मैंने आपको बताया कि सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, लेकिन क्या किया, अंग्रेज सारा लूट के लेके चले गए। ठीक है, आगे देखते हैं। क्योंकि यह देश प्राकृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध थे तथा यह फिर प्राकृतिक संसाधनों की भरमार होती थी। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि अधिक मात्रा में भरपूर होती थी, इसीलिए उनको उपनिवेश बनाया जाता था। ठीक है, क्योंकि उनको लाभ होना चाहिए किसी भी हालत में। जो देश गुलाम बनाते थे, दूसरे देश को उपनिवेश बनाते थे, उनका एक मकसद क्या था? बस उनको किसी आधार पर लाभ कमाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके कारणों के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, और फिर इसके अंतों के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। उपनिवेशवाद के कारण देख लेते हैं। कच्चे माल की प्राप्ति, क्योंकि यहाँ पे जो आपको पता होगा कि इन जो एशियाई देश हैं, ठीक है, एशियाई देशों में और अफ्रीका के देशों में कच्चे माल के संसाधन भरपूर मात्रा में थे। ठीक है, तो इन्हीं को देखते हुए क्या है, यूरोप लोग पहले व्यापार करने आए, फिर देखा यहाँ पे अधिक मात्रा में है, फिर उन्होंने क्या किया, उसको अपना उपनिवेश बना लिया धीरे धीरे। फिर यूरोपीय देशों ने सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर देशों पर अपना उपनिवेश बनाया तथा वहाँ के कच्चे मालों को अपने यहाँ बने उद्योगों में डालकर नई नई वस्तुओं का निर्माण करने लगे। ठीक है, उन्होंने देखा, जब पहले वो व्यापार करने आए, फिर उन्होंने देखा कि यहाँ प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में है, कच्चे माल अधिक मात्रा में है, तो क्या किए, वो गए। इसके बाद उन्होंने ठीक है, उस देशों को गुलाम बनाया, फिर वहाँ के कच्चे मालों को ले जाके अपने औद्योगिक प्लांट लगाए, फिर वहाँ पे नई नई, ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, नई नई वस्तुओं का वहाँ पे निर्माण किया और उन्हीं वस्तुओं को ऊंचे दामों पर अलग मार्केटों में बेचना शुरू कर दिया। ठीक है फ्रेंड,
तथा उन्हें अन्य देशों के बीच अधिक लाभ में बेचने लगे और अधिक मुनाफा कमाने लगे। ठीक है, उन्होंने सबसे ज़्यादा प्राकृतिक दोहन भारत तथा अफ्रीका जैसे देशों में किया, क्योंकि इनमें जो कच्चे मालों की संसाधन थे ये भरपूर मात्रा में थे। इन्होंने अपने यहाँ उद्योग लगाए तथा माल के पूर्ति के लिए एशियाई तथा अफ्रीका देश जैसे देशों को निशाना बनाया। उन्होंने क्या किया, प्लांट वगैरह लगाए, ठीक है, और कच्चे मालों को वहाँ ले जाते, नई वस्तु बनाते और फिर उनको अच्छे दामों में बेचते। ठीक है, तो ये उन लोगों का उपाय था। निर्मित माल की खपत। ठीक है, उन्होंने जब प्लांट वगैरह लगा लिए फ्रेंड, उद्योगों की स्थापना तथा कच्चे माल की उपलब्धता से उनका उद्योग उत्पन्न हो गया। ठीक है, वो तेज़ी से बढ़ने लगा, जो उनका उत्पादन था वो तेज़ी से बढ़ने लगा, क्योंकि कच्चे माल की भरमार मिल रही थी। ठीक है, उन्होंने प्लांट वगैरह भी लगा लिया था, तो जब कच्चे माल है ना उससे वस्तुएं अधिक बनने लगी, तब उसको बेचना भी था। वस्तु ऐसा तो है नहीं कि बना के रखेंगे, वो वस्तु को बेचना भी, तो मार्केट में बेचेंगे, क्योंकि अब एशियाई के सारे देश यही काम कर रहे थे, तो एक दूसरे से कौन माल खरीदेगा। कहने का अर्थ है ठीक है कि एशिया के बहुत सारे देशों ने दूसरे देशों को गुलाम बनाया और सब यही काम कर रहे थे। ठीक है, वो क्या करते, कच्चे मालों को ले जाते यहाँ पर बेचते। ठीक है, तो मार्केट में ये सारी चीज़ें अधिक मात्रा में बढ़ने लगी, जिससे क्या हुआ, एक देश दूसरे देश से खरीदने नहीं लगे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि ये समस्या आने लगी, कहाँ बेचे भाई, क्योंकि कोई दूसरा खरीद नहीं रहा है। ठीक है, मैं भी अगर मैं दोहन करके, ठीक है, अच्छे माल बना रहा हूँ और मैं आपको बेचूँ और आप भी वही काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप मेरे से माल नहीं खरीदोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समस्या आ रही थी कि भाई कच्चे माल तो ले लिए, प्लांट वगैरह भी लगा लिए, उत्पादन भी तेज़ हो गया, अब इसको बेचे कहाँ। ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि सभी यूरोपीय देश आर्थिक संरक्षण की नीति अपना रहे थे। ठीक है, वो क्या कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा धन कमाओ की नीति अपना। अंततः इसे माल की खपत के लिए उन्होंने और देशों को अपना उपनिवेश बनाया। फिर उन्होंने कहा कि और देशों को गुलाम बनाया जाए। ठीक है, और देशों को अपना उपनिवेश बनाया जाए और वहाँ पे अपना माल बेचा जाए। ठीक है, तो इससे माल की खपत भी हो जाएगी और जो वहाँ से प्राकृतिक संसाधन मिलेंगे उससे भी हमें फ़ायदा होगा। तो उन्होंने और देशों को अपना गुलाम बनाया, अब उपनिवेश बनाने में लगे तथा उन्हें जबरन अपनी वस्तु को खरीदने तथा बेचने के लिए, ठीक है, मजबूर करने लगे। बोले कि नहीं, हमसे खरीदो, हमारे से माल खरीदो, हमारे माल को बेचो। ठीक है, हमारे जो मुनाफा होता है वो हमें दो। तो ये सारी चीज़ें वो करने लगे। जनसंख्या वृद्धि। जब यूरोपीय के विभिन्न देशों में औद्योगिकरण तेज़ी से बढ़ने लगा, ठीक है, इसके कारण नगरों की जनसंख्या भी तेज़ी से बढ़ने लगी। जब वो अधिक मात्रा में ये सब उत्पादन बेचने लगे, तो जो यूरोप के जो देश थे, उन जो वहाँ के नगर थे, वहाँ की वृद्धि होने लगी। अब वृद्धि होने लगी तो ठीक है, वहाँ की जनसंख्या वृद्धि होने लगी। इससे देखते हुए यूरोपीय लोगों ने उपनिवेश देश में भी आकर बसने लगे। अब वो क्या किए, ठीक है, पहले तो यहाँ से माल ले जाते, अपने यहाँ बेचते, फिर वो क्या करने लगे, वहीं से वो क्या करने लगे, वहाँ से आके यहीं पे बस गए। ठीक है, यहीं पे माल बनाते, इन्हीं लोगों को बेचते। ठीक है, और इन्हीं लोगों को, ठीक है, पहले सस्ते माल में, कच्चे माल को खरीदते सस्ते दामों में, और फिर उत्पादन करके मशीनों के द्वारा अच्छी वस्तुओं को बना के फिर उन्हीं लोगों को, ठीक है, जबरन बेचते। ठीक है, और उनको कीमत बढ़ा के उन्हीं लोगों के सारी चीज़ें बेचते। और क्या करने लगे, जब जनसंख्या वहाँ की बढ़ने लगी तो वहाँ के लोग उठ के कहाँ आने लगे, जो अपने उपनिवेश थे, जो उपनिवेश बना रखे थे उन्होंने, वहाँ पे वो आके बसने लगे। जैसे भारत में ब्रिटिश लोग आ गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रतिकूल जलवायु। ठीक है, यूरोप में बहुत सारे ऐसे देश हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पे प्रतिकूल और जलवायु नहीं, हर चीज़ नहीं हो सकती थी। लेकिन इंडिया जैसे, जो एशिया और अफ्रीका जैसे देश हैं, अफ्रीका जो महाद्वीप के देश हैं, ठीक है, उनमें ये जलवायु की प्रतिकूल जलवायु थी। यहाँ पे हर चीज़ आप देख लीजिए, इंडिया के अंदर में हर एक चीज़ हो सकती है फ्रेंड। ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंडिया के अंदर होती हैं। जैसे दाल के तर पे गरम मसाले, चीनी, कॉफ़ी, चावल, दालें। ठीक है, ये सारे चीज़ें कहाँ वहाँ होने लगी, और ये सब चीज़ें यूरोप में नहीं होती थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो यूरोपीय देशों के व्यापारियों ने नई वस्तुओं का ज्ञान होने लगा। पहले वो जब आए, देखे वस्तुएं, ठीक है, ज्ञान हुआ तथा क्योंकि विभिन्न देशों में व्यापार करते समय वहाँ उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों को देखा। ठीक है, नज़र गई, जिससे इन्हें अधिक वस्तुओं को ज्ञान होने लगा। ठीक है, जो वहाँ के यूरोपीय देश के जो व्यापारी थे, ठीक है ना, तो यूरोपीय देश के जो व्यापारी थे वह नई वस्तुओं का ज्ञान लेने लगे, क्योंकि वो लोग जाते व्यापार के लिए तो वहाँ के संसाधनों पर उनको नज़र पड़ती, देखते। ठीक है, क्योंकि विभिन्न देशों से वो व्यापार करते थे तो वहाँ होने वाले प्राकृतिक संसाधनों पर उनकी नज़र रहती, जिससे उन्हें अधिक वस्तुओं का ज्ञान होता। पूर्वी देशों के संपर्क से इन्हें आलू तथा तंबाकू, भुट्टा जैसे, ठीक है, आदि वस्तुओं का ज्ञान होने लगा। ठीक है, उनको पता ही नहीं था पहले, लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ पे आए, देखे कि यहाँ पे इस चीज़ की खेती तो अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, तो उनको इनका ज्ञान होने लगा। गरम मसाले, चीनी, कॉफ़ी, चावल, दालें, ये सारी चीज़ें जलवायु में, उनके जलवायु में संभव नहीं थी।
ठीक है, यूरोपीय के जलवायु में ये संभव नहीं थी। ये सारी चीज़ें कहाँ थी? अफ्रीका और एशिया जैसे देशों में ये अधिक मात्रा में होती थी। इसी विचारधारा से यह प्राकृतिक भरपूर देशों को अपना उपनिवेश बनाते थे। ठीक है, यहाँ इसीलिए वो देखते कि जहाँ प्राकृतिक संसाधन अधिक है, ठीक है, इसलिए वो उस देशों को गुलाम बना लेते। समृद्धि की लालसा, ठीक है, जैसे जैसे ये उनका कार्य बढ़ता गया, ठीक है, वहाँ यूरोपीय जो यूरोप के देश थे, उन्होंने देखा कि ये सारी चीज़ें तो अच्छी हैं, इनसे उनको अधिक मुनाफा हो रहा है। तो जो देश और नहीं गुलाम बना रहे थे यूरोपीय देश, वो भी गुलाम बनाने की प्रवृत्ति में लग गए। ठीक है, कहने का अर्थ है जो यूरोप के देश थे, ठीक है, सभी देश तो गुलाम नहीं बना रहे थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि कुछ देश ऐसा करके वो अच्छी, ठीक है, अच्छा मुनाफा कमा रहे थे, जो बचे कुछ देश यूरोप के थे, उन्होंने भी क्या कहा, जो जो गरीब राष्ट्र देश थे उनको भी अपना गुलाम बनाने के होड़ में लग गए। यूरोपीय देश को कच्चे माल की बेच अधिक लाभ होने मिल रहा था, इसलिए उन्होंने अधिक मात्रा में कच्चे माल का आयात करना शुरू कर दिया। उन्हें अंदर अत्यधिक धन की लालसा बढ़ने लगी और अपने अपने राष्ट्रों को अधिक मजबूत करने में वो लग गए थे। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले उन्होंने स्पेन तथा पुर्तगाल को अपना उपनिवेश बनाया। इससे वो उन्हें उनकी समृद्धि में वृद्धि हुई। इससे अन्य यूरोपीय देशों को भी उपनिवेश स्थापित करने में जुट गए। ठीक है, जब यूरोप के कुछ देश जब दूसरे देशों को उपनिवेश बनाते, फिर जब ये प्रक्रिया उनको बढ़ने लगी, उनको मुनाफा होने लगा, तो जो यूरोपीय के दूसरे देश थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी ये नीति अपनाई। ठीक है, उन्होंने भी क्या किया, जो छोटे वर्ग गुलाम थे, ठीक है, जो कमज़ोर राष्ट्र थे, उनको भी वो गुलाम बनाने लगे। ट्रिपल जी नीति, ठीक है, ये भी उपनिवेश ठीक है ना, ट्रिपल जी नीति ये भी उपनिवेशवाद को बढ़ाने में मदद की। कैसे देखते हैं, जो भौगोलिक खोजों के अनुसार, ठीक है, फलस्वरूप कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, आपको पता ही है। ठीक है, जो भौगोलिक खोजों के अनुसार, ठीक है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और यूरोपीय देशों में स्वर्ण जैसी बहुमूल्य धातुओं को संग्रह करने लगा। ठीक है, क्योंकि जो कोलंबस था वो भी क्या था, यूरोपीय था। उन्होंने देखा कि जो उन्होंने अमेरिका की खोज की, फिर वहाँ से अमूल्य धातु को ले जाता, ठीक है, वहाँ पे इकट्ठा करने लगा। तो ये अमूल्य धातु, तो इसको उन्होंने एक नीति अपनाई। इस नीति में क्या था आपको बताते हैं, गोल्ड, ग्लोरी और गोल्ड, ये 3 नीतियाँ उन्होंने अपनाई थी। इस नीति ने यूरोप के समस्त राष्ट्रों में अधिक स्वर्ण, अधिक समृद्धि, अधिकृति का नारा बुलंद कर दिया। ठीक है, जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, फिर वहाँ से वो क्या किया, जो बहुमूल्य स्वर्ण की धातुएं थी वो वहाँ से ले जाने लगा। जब वहाँ जाने लगा तो वहाँ के जो और भी देश थे, ठीक है, वो इसी नीति की ओर अग्रसर होने लगे। वो भी अन्य देशों को उपनिवेश बनाने लगे और वहाँ से वो बहुमूल्य को हासिल करने लगे। अब समस्त यूरोपीय राष्ट्र का भी ध्यान सोना, कृति, ईश्वर अर्थात, ठीक है, गोल्ड, ग्लोरी और गोल्ड, ठीक है, गोल्ड को पसंद करते थे, कीर्तिमान तो रखते थे, और वो अपने श्वेतों को, ठीक है, क्योंकि जो यूरोपीय लोग थे ठीक है फ्रेंड, वो क्या करते थे, श्वेत लोग होते थे। तो जो आपको पता था, श्वेत की भावना ज़्यादा रखते थे। वो बोलते थे कि हम भगवान हैं, ठीक है, तो अपने आप को भगवान मानते थे। ये सब थी। उपनिवेश की स्थापना से उन्हें ये सब चीज़ें मिली तथा उन्हें, ठीक है, उन्हें उपनिवेश भी बनाया। जब ये नीति अपनाई गोल्ड, ग्लोरी और गोल्ड की, तो इस नीति से उनको लाभ भी हुआ। ठीक है, उपनिवेश की स्थापना से उन्हें ये सब चीज़ें मिली तथा उन्हें अपने धर्म का भी प्रचार किया। जब वो आए, उन्होंने अपना उपनिवेश बनाया, अपनी सारी चीज़ें वहाँ से ले जाने लगे, फिर उन्होंने क्या किया, अपने धर्म का भी प्रचार किया। अंततः ट्रिपल जी नीति भी उपनिवेश का एक कारण रही है। ठीक है, जो नीति अपनाए थे। अब वो उपनिवेश का अंत देख लेते हैं इसी में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद का प्रभाव तेजी से कम होने लगा, क्योंकि पता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था फ्रेंड, जो 2 महाशक्तियाँ उभरने लगी थी। ठीक है, शीत युद्ध चालू हो गया था। तो अमेरिका और, ठीक है, और सोवियत संघ, तो ये दोनों चाहते नहीं थे कि उपनिवेशवाद रहे, क्योंकि उपनिवेशवाद में एक देश दूसरे देश का गुलाम रहता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया। अमेरिका और सोवियत संघ ने क्या किया, सोवियत उपनिवेशवाद का जमकर विरोध किया और उसे आत्मनिर्णय के सिद्धांत का पक्ष लिया कि भाई नहीं, जो आत्मनिर्भर यानी स्वयं निर्णय लेने की नीति अपनाई, कि बोला दूसरा देश दूसरा छोटा देश किसी बड़े राष्ट्र का गुलाम नहीं रह सकता। ठीक है, इसी कारण से भी हमारा जो भारत देश है, इस नीति से भी आज़ादी में मदद मिली है। ठीक है, क्योंकि यूरोप अब वह शक्ति देश नहीं बचा था, वह अब कमज़ोर हो गया था। क्योंकि पता द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप था, वो क्या हो गया था, कमज़ोर हो गया था। अब वो दूसरे देश को उपनिवेश बनाने के हालत में नहीं था। अब 2 नए राष्ट्रों का उदय हो रहा था। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ, क्योंकि यूएन, और फिर जब इन दोनों का गठन हुआ, फिर यूएन का भी
यूएनओ का गठन हुआ। यूएनओ का कार्य क्या था? जो गुलाम देश थे उनको क्या करना था? उनके संसाधनों को, ठीक है, फिर से पुनर्जागृत करना था फ्रेंड, ठीक है। उपनिवेशवाद जो गुलाम देशों का उनको आज़ादी दिलाने थे, ये सब यूएनओ का कार्य था, ठीक है। यूएनओ के गठन से बहुत से राष्ट्र उपनिवेश से उपनिवेशवाद की तरफ बढ़ रहे थे, ठीक है। उपनिवेश क्या है? यूएनओ का कार्य क्या है? उपनिवेशवाद को बढ़ावा देना, यानी दूसरे जो गुलाम देश है उनको आज़ादी की तरफ अग्रसर कराना। देखते हैं, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ और लोकतांत्रिक व न्याय जैसी विचारधाराओं ने से ठीक है, यूएनओ और संयुक्त राष्ट्र संघ और लोकतांत्रिक न्याय जैसी विचारधारा उत्पन्न हो रही थी। तो इन विचारधाराओं से क्या हो रहा था फ्रेंड, ठीक है, जो स्वतंत्र जो गुलाम देश थे वो आज़ादी की तरफ अग्रसर हो रहे थे, ठीक है, जिनके कारण से उपनिवेशवाद का अंत हो रहा था। उपनिवेशीकरण का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था, ठीक है। जो गुलाम देश थे, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, शक्तिशाली तरह से उभर रहे थे, क्योंकि यूएनओ उनकी मदद कर रहा था, ठीक है। कई संगठनों तथा न्यायाधार विचारधाराओं ने कई राष्ट्रों को अपना आज़ादी दिलाई, ठीक है। नतीजा 1947 से 1980 के बीच ने क्रमशः भारत, बर्मा, घाना, मलाया, जिम्बाब्वे कई राष्ट्रों से अपना कब्जा हटा लिया। क्या हुआ? ब्रिटेन ने 1947 से 1980 के बीच में, ठीक है, बहुत सारे राष्ट्र आज़ाद हुए, क्योंकि क्या, यूएनओ आ गया था। यूएनओ का कार्य क्या था? जो गुलामी देश थे उनको आज़ादी दिलाना, और उसके तहत क्या 1947 से 1980 के बीच में बहुत सारे राष्ट्र आज़ाद हुए। उसमें कुछ थे भारत, बर्मा, घाना, मलाया, ठीक है, जिम्बाब्वे जैसे देशों में ब्रिटेन ने अपना कब्जा हटा लिया वहाँ से। इसी सिलसिले में डच लोग भी 1949 में इंडोनेशिया जाना पड़ा, ठीक है। ये सिलसिला आगे तक चलता रहा, और डच लोग भी क्या किया, 1949 में अपने राष्ट्र इंडोनेशिया चले गए। अफ्रीका में भी औपनिवेशिक ताकत कमज़ोर हो रही थी। फिर जो पुर्तगाल थे, ठीक है, उन्होंने 1947 से 1955 में अफ्रीका को आज़ाद कर दिया, ठीक है, क्योंकि सारे जो उपनिवेशवाद, ठीक है, उपनिवेशिक जो देश थे, उपनिवेश जो देश थे वो क्या हो रहे थे, आज़ाद हो रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं, 1954 में इंडो चीन क्षेत्र भी और 1962 में अल्जीरिया के संघर्ष के सामने फ्रांस ने घुटने टेक दिए। 1954 में इंडो चीन जो, ठीक है, वार हुआ था, और जो 1962 में अल्जीरिया का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इन रक्त भरी संघर्षों ने क्या किया, आज़ादी की तरफ उन्हें अग्रसर किया, ठीक है। अब वो दूसरे देश का गुलाम नहीं रहना चाहते थे। 60 के दशक में भी भारत के प्रांत गोवा से पुर्तगाल भी चले गए, ठीक है, और धीरे धीरे उपनिवेशवाद का अंत हो गया। आप ये कह सकते हो कि यूएनओ ने और अमेरिका और रूस जैसे राष्ट्रों ने उपनिवेशवाद को ख़त्म करने में बहुत भूमिका निभाई है, ठीक है फ्रेंड। तो यही चैप्टर था हमारा। इस आगे वाली वीडियो में हम बताने वाले हैं उपनिवेशवाद, ठीक है, उपनिवेशवाद और नौ उपनिवेशवाद, क्योंकि ये चैप्टर में आ ही सकता है फ्रेंड। आपने देखा भी होगा, कुछ बच्चों की डिमांड भी है कि सर उपनिवेशवाद के बारे में बता दिए। उपनिवेशवाद के कन्फ्यूजन बहुत है पेपर में, ठीक है, बुक से समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मेरी कोशिश रही है, ठीक है, आपको सरल शब्दों में वीडियो के माध्यम से समझाना। तो आई होप आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।